हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम डिस्कशन करेंगे पर्यावरण संरक्षण में स्थानीय समुदायों की भूमिका पर। तो ये एक काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और समझने वाली बात यह है कि कौन कौन से हमारे ऐसे पर्यावरणीय आंदोलन रहे हैं, एनवायरनमेंट जो हम एक मूवमेंट हैं एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, वो कौन कौन से रहे हैं। काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कई बार यहाँ से हमसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि इस चीज़ को लेके क्या कोई नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर कोई ऐसी गतिविधि घटित हुई हो, तो उससे रिलेटेड एक छोटा सा फैक्ट है कि एक कॉन्फ्रेंस हुआ था, कॉन्फ्रेंस ऑन पीपल्स पार्टिसिपेशन इन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन, यानी कि वन्य जीव संरक्षण में पीपल्स पार्टिसिपेशन पर एक सम्मेलन 2017 में आयोजित हुआ था। 1 से लेकर 6 अक्टूबर 2017 को नई दिल्ली में हुआ था। और भारत सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट और क्लाइमेट चेंज जो है, इसने इसको होस्ट किया था। इसने वैश्विक पर्यावरणीय सुविधा यानी कि ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी और साथ ही साथ विश्व बैंक के नेतृत्व वाली एक वैश्विक वन्यजीव कार्यक्रम भी है। तो इसके साथ में मिलकर, और यूएनडीपी भी इसके साथ था, इन्होंने होस्ट किया। कई सारी कंट्रीज़ जो थी वो इसमें भागीदार बनी। ठीक है, तो एक हम GWP की बात कर लेते हैं। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनके बारे में हमने कई बार डिस्कस कर लिया है। तो वर्ल्ड बैंक का एक प्रोग्राम है, एग्जैक्टली पार्टनरशिप है कुछ कंट्रीज़ के साथ में मिलके। 19 कंट्रीज़ जो है वो स्पेशली एशिया की कंट्रीज़ है और अफ्रीका की है कई सारी कंट्रीज़। स्पेशली ये काम करते हैं कि कंजर्वेशन और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर फोकस करते हैं। ठीक है, ये 2015 में ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है इसके द्वारा इनोवेट किया गया था। और ये ध्यान रखना, ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी जो है इसको वर्ल्ड बैंक ही, मतलब एग्जैक्टली इसका जो मेन प्रबंधक होता है वो वर्ल्ड बैंक होता है। तो ये तो हो गई पीपल्स पार्टिसिपेशन पर, क्या कोई इंटरनेशनल लेवल या नेशनल लेवल पर कोई काम हुआ हो। तो अब यहाँ समझने वाली बात है कि पीपल्स पार्टिसिपेशन में क्या है। यानी कि जनता, देखो जनता एनवायरनमेंट के साथ रहती है। जल जंगल और ज़मीन हम हमारे आदिवासी समुदाय जो हैं उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उनके संरक्षण के लिए कई सालों से, यानी कि जब से कोई बाहरी लोग उनके क्षेत्रों में प्रवेश करे हैं, तब से ही बड़े बड़े मूवमेंट होते आए हैं। अगर मैं आपको संथाल विद्रोह, या अगर हम मान लो कोंडा विद्रोह, उरांव विद्रोह, या फिर हम नॉर्मली चोल विद्रोह जो है हमारे क्षेत्र में होने वाले, इन सभी विद्रोहों में स्पेशली एक ही रीज़न था, और वो रीज़न था आपका कि बाहरी लोगों का प्रवेश होने से इनके जल जंगल और ज़मीन पर काफ़ी इफेक्ट पड़ रहा था। इससे इनको भी काफ़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। तो सिंपल सी बात है कि मूवमेंट तो होंगे, लेकिन वो हम ब्रिटिश काल में कई सारे मूवमेंट हुए। हमारे जनजातीय आंदोलन राजस्थान में भी हुए, जैसे एक ही आंदोलन है, भगत का भील आंदोलन है। तो ये सब तो हमने डिस्कस किए, है ना। ये सब आप हिस्ट्री में इनमें पढ़ते होंगे। यहाँ हम देखेंगे कि आज़ादी के बाद हमारे भारत में ऐसे कौन से मूवमेंट्स हुए जो स्पेशली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को लेके हुए, या फिर ऐसे कोई समुदाय जो वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन में बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो चलिए, सबसे पहला, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन को सबसे फेमस, हालांकि आज़ादी के बाद वाले सारे पढ़ेंगे, लेकिन सबसे फेमस जो मूवमेंट रहा, जो आज़ादी से पहले का ही है स्पेशली, और हमारे मध्यकाल की बात है, 1730 की बात है ये। 1730 में भाद्रपद शुक्ल दशमी, और अगर हम नॉर्मली 1787 भी कह सकते हैं इसे, क्योंकि ये विक्रमी संवत में अगर आपसे पूछा जाए तो विक्रमी संवत में तो 1787, और ऐसे नॉर्मली भाद्रपद शुक्ल दशमी 1730 को एक बड़ा मूवमेंट हुआ हमारे राजस्थान के खेजड़ली गांव में। खेजड़ली गांव में क्या हुआ कि देखो, विश्नोई समुदाय रहता है, और विश्नोई समुदाय जो है इसकी स्थापना की थी जाम्बोजी ने। जाम्बोजी 1451 से लेकर 1536 तक राजस्थान में एक काफ़ी प्रमुख संत रहे। इन्हें पर्यावरण संरक्षण के रूप में भी जाना जाता है, एक वैज्ञानिक लोक देवता के रूप में भी इनको अपन पूछते हैं। ठीक है, वैज्ञानिक संत के रूप में इनको जाना जाता है, पर्यावरणीय संत के रूप में इनको जाना जाता है। इन्होंने अपने अनुयायियों को 29 उपदेश दिए थे, और उन 29 उपदेशों में इन्होंने बताया कि किस तरीके से हमें एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना चाहिए और कैसे हमें सादगीपूर्ण जीवन जीना चाहिए। इनमें से कई सारे नियम थे कि जैसे पशुओं को नहीं मारना है, या जानवरों को, ये पेड़ पौधों को नहीं काटना है। ऐसे बड़े मूवमेंट उस दौरान, मतलब इन्होंने 29 नियमों में बताए। इन्हीं 29 नियमों, यानी कि 20+9 नियमों को मानने वाले लोगों को कहा गया बिश्नोई, यानी कि 20 और 9, तो बिश्नोई इन्हें कहा गया।
तो अब बिश्नोई आज आप देखोगे तो पश्चिमी राजस्थान में काफ़ी व्यापक लेवल पर है और काफ़ी बेहतरीन समुदाय भी है। पर्यावरण संरक्षण के मामले में हमेशा से ही चर्चा में रहता है। जब भी कोई पर्यावरण मूवमेंट की बात आती है तो बिश्नोई संप्रदाय की बात हम करते ही करते हैं। तो हुआ क्या था कि जोधपुर के महाराजा थे अभय सिंह, ये अभय सिंह है, अजय सिंह नहीं है, ठीक है। जोधपुर के महाराजा अभय सिंह ने अपने महल में फर्नीचर बनाने के लिए उन्हें लकड़ियां चाहिए थी। उन्होंने अपने एक दीवान गोवर्धन दास भंडारी को भेजा। गोवर्धन दास भंडारी को एन के एन प्रकारेण यानी कि किसी भी तरीके से लकड़ियां लेना था मतलब, और क्योंकि राजा के आदेश थे तो तुरंत इन्होंने जो जहाँ पर जैसे ये खेजड़ली गांव पहुंचे। अब खेजड़ी हमारे राजस्थान में एक महत्वपूर्ण वृक्ष है। पहली बात तो हम इसको पूछते हैं हमेशा से ही खेजड़ी को, ठीक है। विजयदशमी से हमारा इसका लिंकअप है। लोक देवताओं का हमारा निवास स्थान इसमें माना जाता है, लोक देवियों का निवास स्थान माना जाता है। अर्जुन के समय भी अर्जुन ने अपने गांडीव वगैरह जो हथियार थे वो सारे के सारे खेजड़ी के वृक्ष पर रखे। तो ये सारी चीज़ें थी। फिर क्या हुआ कि जैसे ही खेजड़ी गांव पहुंचे वहाँ खेजड़ी के काफ़ी बहुतायत में वृक्ष थे। इनके पहुंचते ही लोग खेजड़ी को बचाने के लिए उनसे चिपक गए मतलब। तो ये नेतृत्व किया अमृता देवी बिश्नोई ने, ठीक है। इसका अमृता देवी बिश्नोई ने नेतृत्व किया। बिश्नोई संप्रदाय का एक स्टेटमेंट है, सिर साठे रूख रहे तो भी सस्तो जान, यानी कि अगर आपके सिर के बदले कोई पेड़ भी बच जाए तो ये मान लो कि वो भी सस्ता है। तो बिश्नोई समाज की अमृता देवी ने जो 42 वर्षीय थी, इन्होंने इसका नेतृत्व किया। इनकी 3 पुत्रियां आसू, रत्नी और भागुबाई और इनका पति रामू खेड़, इन्होंने सबने ही इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। इसके अलावा इसके अलावा कई सारे लोग जैसे कि अणदो जी, उदो जी, कान्हा जी, इन लोगों ने भी काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। लेकिन सब पेड़ों से चिपके, तो पेड़ों से चिपकने के बाद में पेड़ों समेत इन लोगों को काट दिया गया। यानी कि लगभग 363 लोग जो थे ऑन द स्पॉट काट दिए गए थे पेड़ों के साथ। तो 21 सितंबर 1730 को जब ये चीज़ हुई, उसके बाद से इस क्षेत्र में कंटिन्यूसली एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को लेके बिश्नोई ने कई सारे आंदोलन और किए मतलब। अभी आपको कुछ समय पहले पता हो तो हनुमानगढ़ के एक जिला कलेक्टर थे, तो जिला कलेक्टर के कुछ स्टेटमेंट के कारण कई बड़ा एक मूवमेंट भी हुआ था। आप पश्चिमी राजस्थान में जाओगे तो आपको ऐसी कई सारी स्थितियां देखने को मिलेगी, ठीक है। यानी कि अपने बच्चों की जैसे काला हिरन को इनको पालते हैं। सलमान खान का केस सिर्फ और सिर्फ बिश्नोई संप्रदाय की वजह से चल रहा है, अन्यथा किस तरीके से काले हिरन को मार दिया जाता और कोई पूछता भी नहीं मतलब, ठीक है। अभी सरकार ने क्या किया, 19-20 का जो बजट था 2019-20 का, उस बजट में एक 10 लाख रुपए का शहीद स्मारक बनाने की यहाँ पर घोषणा की है। साथ ही साथ हम जब वन महोत्सव मनाते हैं, अमृता देवी के नाम से पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं जिसमें 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है। 71वां वन महोत्सव हमने नाहरगढ़ जयपुर से मनाया। उसके बाद में इसी आंदोलन से प्रेरणा लेकर 26 मार्च 1974 को उत्तराखंड के चमोली में स्पेशली एक गांव है रैणी गांव, उस रैणी गांव में एक मूवमेंट शुरू हुआ जो पूरे उत्तराखंड में फैल गया। इस मूवमेंट के प्रणेता माने जाते हैं सुंदरलाल बहुगुणा, गोरा देवी, चंडी प्रसाद भट्ट, कॉमरेड गोविंद सिंह रावत। हालांकि कहा जाता है कि गोविंद सिंह रावत ने पहली बार किसी सभा को संबोधित किया था प्रोटेक्ट करने को लेकर। हुआ यह था कि यहाँ के लोग जो थे वो अंगू के पेड़ों से अपने जानवरों के लिए, इनके लिए मतलब उनको काट कर, पेड़ों को नहीं काटते थे, पत्तियाँ वत्तियाँ ये जानवरों को खिलाते थे और साथ ही खुद का अपना छोटा मोटा काम कर लेते थे, जलाऊ लकड़ियाँ वगैरह। और ये सरकार ने क्या किया, वन विभाग ने उन लोगों को रोक दिया ये काम करने से। और कुछ समय बाद में वन विभाग ने 2451 पेड़ जो थे, वो एक साइमन नाम की एक कंपनी है जो खेलों के सामान बनाती थी, उस खेलों के सामान बनाने वाली कंपनी को ठेका दे दिया। अब लोगों ने, गोविंद सिंह रावत ने स्पेशली लोगों को इकट्ठा किया और इसके खिलाफ जागरूक किया। ठेकेदारों के माध्यम से जो कटाई होने लगी, लोग उसका विरोध करने लगे। धीरे धीरे ये आंदोलन रैणी क्षेत्र से निकलते हुए पूरे चमोली में फैला और चमोली से पूरे उत्तराखंड में फैल गया। उसके बाद में 9 मई 1974 को उत्तर प्रदेश सरकार ने चिपको आंदोलन की मांगों पर विचार करने के लिए कमेटी भी बनाई। दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे वीरेंद्र कुमार, उन्होंने इस कमेटी की अध्यक्षता की। उनकी रिकमेंडेशंस के आधार पर ही इंदिरा गांधी ने जब ये सारी बातें देखी तो उनकी रिकमेंडेशन के आधार पर स्पेशली वृक्ष कटाई पर 15 साल के लिए
रोक लगा दी और साइमंड कंपनी का जो ठेका था उसको निरस्त करवा दिया। तो सुंदरलाल बहुगुणा इसी चिपको आंदोलन से जुड़े हुए काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से प्रसारित हुए, मतलब प्रमुख हुए, और वृक्ष मित्र के रूप में भी इन्हें जाना जाता है। इनकी एक कविता है, क्या है जंगल के उपकार, मिट्टी पानी और बयार, मिट्टी पानी और बयार जिंदा रहने के आधार। ये जो कविता थी ये इस चिपको आंदोलन में जागरूकता का मुख्य आधार बनी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। चिपको आंदोलन की प्रमुख मांगे जो थी वो शुरुआत में लोगों ने जो मांग की, स्पेशली ठेकेदारी प्रथा के खिलाफ उसको समाप्त करना, न्यूनतम मजदूरी का निर्धारण करना, नया वन बंदोबस्त लागू करना, ये सारी मांगे रखी गई थी। लेकिन ये तो पर्यावरण से रिलेटेड थी, लेकिन बाद में ये मांगे जो थी वो मतलब शुरुआत में तो खुद के लिए हुई, मतलब कि जैसे एक इकोनॉमिक हम कह सकते हैं कि शुरुआत की आर्थिक मांगे थी, लेकिन बाद में ये प्रॉपरली इकोलॉजी को बचाने के लिए एक बड़ा मूवमेंट हो गया। इस मूवमेंट में नारियों की महत्वपूर्ण भूमिका रही, महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही, और यहीं से एक कॉन्सेप्ट आता है महिला या नारी, है ना, पर्यावरणवाद या वुमन इकोलॉजी या ऐसा कुछ करके, फेमिनिज्म, है ना, तो ऐसे करके मूवमेंट का ये नाम रखा गया। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, मतलब महिलाओं को लेके महिला पर्यावरणवाद की जो बात है ना वो स्पेशली इसी में ही आया, या पर्यावरणीय नारीवाद, एक मुख्य शब्द यही है, आप ये ध्यान रखना। पर्यावरणीय, है ना, शब्द तो ये है ना, नारीवाद, ये याद रखना, मतलब इकोलॉजिकल फेमिनिज्म, है ना, ये मेन शब्द ये है, थोड़ा सा दिमाग से निकल गया था। ठीक है, तो चलिए, उसके बाद में इसी चिपको आंदोलन के प्रेरणा जो सुंदरलाल बहुगुणा थे उनके ही, मतलब सानिध्य में एक तरीके से, वैसे लीडर वो नहीं थे, पांडुरंग हेगड़े थे लीडर तो, लेकिन उन्हीं से ही एक तरीके से मोटिवेशन लेके, और पांडुरंग हेगड़े ने 1983 में साउथ में कर्नाटक वाले क्षेत्र में एक बड़ा मूवमेंट छेड़ा चिपको आंदोलन की जैसे ही, ठीक वैसे के वैसे ही, है ना। तो ये सितंबर 1983 में यह आंदोलन शुरू हुआ। सलकानी नाम का एक वहाँ पर फॉरेस्ट इलाका गांव है, उस गांव के पास में मूवमेंट शुरू होता है। तो लोगों ने गांव में पेड़ों को गले लगाने की शुरुआत की। इसी पेड़ों के गले लगाने की स्थिति को एपिको कहा जाता है। एपिको मतलब गले लगाना। ठीक है, फिर हुआ क्या है, एक कमेटी बनाई गई थी, गौडगिल कमेटी। उस गौडगिल कमेटी ने 8 सितंबर को सियाद्री दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है अपने को। ये हो गया यहाँ पर। बाद में फिर यहाँ पर पर्यावरण संरक्षण केंद्र ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ये अप्पिको आंदोलन से रिलेटेड है, या इस आंदोलन को अप्पिको चालूवाली के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद में एक बड़ा आंदोलन होता है साइलेंट वैली मूवमेंट। साइलेंट वैली मूवमेंट 1973 का एक मूवमेंट है जो केरल के पलक्कड़ जिले में कुंती पूजा नाम की एक नदी है जिस पर जल प्रोजेक्ट लगाने के विरोध में यह आंदोलन शुरू हुआ ये था कि कुंती पूजा नदी जो है वो केरल के पलक्कड़ जिले से होते हुए निकलती है, और यहाँ ये वाला जो क्षेत्र है यहाँ पर आता है एक साइलेंट वैली नेशनल पार्क। हालांकि ये नेशनल पार्क पहले घोषित नहीं था, बाद में घोषित किया इस मूवमेंट के बाद में सरकार ने। लेकिन इस साइलेंट वैली को साइलेंट इसलिए कहा जाता है कि आवाज़ करने वाले ऐसे कोई भी यहाँ पर जीव नहीं है, मतलब इसलिए इसको साइलेंट वैली के रूप में जाना जाता है। जैसे कोई शेर वगैरह और ऐसी स्थिति में नहीं है, हाँ पेड़ पौधे वगैरह खूब है, जीव जंतु खूब है, लेकिन आवाज़ करने वाले ऐसे कोई जीव नहीं, इस रूप में इसको साइलेंट वैली के रूप में जानते हैं। इस जल विद्युत प्रोजेक्ट की वजह से एक व्यापक लेवल पर पेड़ करने की आशंका थी। तो सुगाता कुमारी जो केरल की एक विख्यात कवियत्री थी, उन्होंने एक नारा दिया, शांति घाटी बचाओ या साइलेंट वैली बचाओ के रूप में, और यह आंदोलन शुरू हो गया। हालांकि रोमुलस विटाकर नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इस आंदोलन को नेतृत्व प्रदान किया। डॉक्टर सलीम अली ने भी इस आंदोलन के साथ में मतलब अपने जितने भी जो लोग थे, पक्षी विज्ञानी वगैरह और ये थे, उन्होंने भी इसका साथ दिया इस आंदोलन का, और जल विद्युत परियोजना को बंद करने का प्लान किया। ठीक है, मतलब मांग की सरकार से। 1983 में मेनन कमेटी ने अपनी एक रिपोर्ट दी, और उस रिपोर्ट के माध्यम से इंदिरा गांधी ने जल विद्युत परियोजना को बंद करने के आदेश दे दिए। बाद में 15 नवंबर 1984 को इसे राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे दिया, और इसे एक प्रोटेक्टेड पार्क के रूप में घोषित कर दिया गया था, साइलेंट वैली वाले क्षेत्र को। तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने 1985 में, जब इंदिरा गांधी की मौत हो गई, 84 में मौत हो गई, तो 85 में राजीव गांधी ने क्या किया, इसको एक नेशनल पार्क के रूप में दर्जा प्रदान किया था, मतलब प्रॉपरली। ठीक है,
ये ध्यान रखना। उसके बाद में 1985 में एक मूवमेंट और चलता है एमपी वाले क्षेत्र में, गुजरात वाले क्षेत्र में। शुरुआत एमपी से होती है। कुछ लीडर थे इसके, मेघा पाटेकर, बाबा आमटे और अरुंधति रॉय। इन्होंने क्या किया, हुआ ये था कि नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल पहाड़ियों से निकलते हुए और आपके खंबात की खाड़ी वाले क्षेत्र में चली जाती है। ये 3 स्टेट से गुजरती है, स्पेशली एमपी से, महाराष्ट्र से और गुजरात से। महाराष्ट्र से इसका बहुत कम हिस्सा है, लेकिन एमपी और गुजरात में इसका काफ़ी लंबा चौड़ा हिस्सा है। मूवमेंट एमपी में चलता है, लेकिन गुजरात में भी इस आंदोलन में सहयोगी बनते हैं लोग। हुआ ये था कि 1961 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इस परियोजना का उद्घाटन कर दिया था। हालांकि सरदार पटेल साहब जो थे, उन्होंने इस परियोजना को लेकर पहले ही प्लान कर लिया था। नेहरू साहब ने इसका उद्घाटन कर दिया। ठीक है, यहाँ पर कई सारे बांध बनाने की ये परियोजना थी, लेकिन पानी को बंटवारे को लेकर प्रॉपरली तय नहीं हो पा रहा था। इस वजह से 1969 में नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 262 जो है कुछ बातें बोलता है और अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों से रिलेटेड कुछ बातें उसमें लिखी हुई है। उसी के तहत नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण का गठन किया गया, और ये जो जल विवाद न्यायाधिकरण है, इसने कुछ फैसले दिए, उसके आधार पर यहाँ पर बांध बनाने की परियोजना को आगे बढ़ाया गया। जैसे ही बांध बनाने का प्लान था, कुछ ऐसे प्लान किए गए कि जैसे मतलब बड़े 2 बांध थे, जैसे एक तो गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाना था और एक एमपी में नर्मदा सागर बांध बनाना था। इसके अलावा 28 मध्यम बांध बनाने थे, 3000 जल परियोजनाओं का निर्माण करना था। ये सारी चीज़ें हुई। जन आंदोलन व्यापक रूप से बढ़ता गया। लोग पानी में घंटों खड़े रह के इसका विरोध करते थे। ठीक है, इसे पानी सत्याग्रह या वाटर सत्याग्रह के, जल सत्याग्रह के रूप में भी जानते हैं। ठीक है, कभी मान लो ये भी पूछ ले कि जल सत्याग्रह की शुरुआत, हकीकत में जल सत्याग्रह की शुरुआत इसी आंदोलन से होती है। ठीक है, उसके बाद में जनजातियों के समर्थक गैर सरकारी संस्था थी एक अंक वाहिनी, उसके नेता थे अनिल पटेल। इन्होंने भी पुनर्वास को लेकर सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाइयाँ लड़ी। मेधा पाटेकर और ये सारे लोग जो थे ये काम कर ही रहे थे अपने लेवल पर, लोगों को जागरूक करने में लगे हुए थे। फिर 1987 में सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के आधार पर राज्य सरकार ने एक पुनर्वास नीति घोषित की, केंद्र सरकार ने। उस पुनर्वास नीति में कुछ ऐसी बातें लिखी गई कि लोगों को पुनर्वास के तहत ये मुआवजा दिया जाना चाहिए, उन्हें पूरी व्यवस्था की जानी चाहिए, उनके रहने की, खाने की सारी। तो इस आधार पर, लेकिन पुनर्वास आंदोलन एग्जैक्टली पुनर्वास नीति के तहत लोगों को प्रॉपरली फ़ायदा नहीं हो पा रहा था। इसलिए 1989 में मेधा पाटेकर ने फिर से एक आंदोलन वापस शुरू किया पुनर्वास नीतियों के क्रियान्वयन के लिए, कि ये प्रॉपर क्रियान्वयन होना चाहिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखना। बाद में फिर विश्व बैंक जो इस आंदोलन को सपोर्ट कर रहा था, मतलब आंदोलन को, सॉरी, क्या ये प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहा था, तो विश्व बैंक ने भी इस प्रोजेक्ट से अपने हाथ खींच लिए, वो भी फंड देने के लिए मना कर दिया भारत को। बाद में फिर भारत अपने लेवल पर चलाता रहा। कई सारी चीज़ें जो थी, लोगों को पुनर्वास के लिए प्रॉपर व्यवस्था की गई, और फिर धीरे धीरे ये आंदोलन जो था वो जन आंदोलन तो था ही और इकोलॉजिकल आंदोलन था, लेकिन फिर ये पॉलिटिकल आंदोलन के रूप में कन्वर्ट हो गया। फिर राज्य सरकारों से या किसी विपक्षी दलों से, इनसे ये प्रभावित होने लगता। धीरे धीरे ये आंदोलन अपने पतन की ओर चला गया। और अभी आपको पता हो 2017 में मोदी जी ने सरदार सरोवर बांध की उद्घाटन भी कर दिया, और वो शुरू भी हो चुका है, और अभी आंदोलन एकदम ख़त्म सा हो गया है। ठीक है, लेकिन एक बड़ा मूवमेंट था जो हमारे देश में एनवायरनमेंट मूवमेंट के रूप में काफ़ी महत्वपूर्ण रूप से चर्चित रहा। इसके अलावा कई सारे मतलब एनजीओज़ ने भी वर्क किया, जैसे एक है नवधान्य आंदोलन। 1982 में वंदना शिवा ने, जब हम बात करते हैं कि इकोलॉजिकल फेमिनिज्म की या एनवायरमेंटल फेमिनिज्म की, तो उसी एनवायरमेंटल फेमिनिज्म जो चिपको आंदोलन से शुरू हुआ था, उसी से प्रेरणा लेकर वंदना शिवा ने एक बड़ा आंदोलन और छेड़ा जैव विविधता संरक्षण के लिए। ठीक है, तो बस ये याद रखना अपने को। वंदना शिवा का एक नवधान्य आंदोलन है, 1982 से चल रहा है, जैव विविधता संरक्षण के लिए। आज भी ये एक मुख्य एनवायरमेंट एक्टिविस्ट के रूप में जानी जाती है। एक बलियापाल आंदोलन है जो मिसाइल टेस्टिंग के विरोध में उड़ीसा में शुरू हुआ। एक मेती आंदोलन है जो उत्तराखंड के उसी चमोली डिस्ट्रिक्ट में, जहाँ पर आपके चिपको आंदोलन शुरू हुआ था, वहीं पर कल्याण सिंह रावत नाम के एक व्यक्ति थे। उन्होंने इस प्रथा की शुरुआत की कि जो भी दूल्हा जब शादी करने आएगा तो वो अपने ससुराल में एक पेड़ लगा कर जाएगा। और ये मूवमेंट इतना प्रमुख हुआ
कि उत्तराखंड के उस चमोली डिस्ट्रिक्ट और आसपास के डिस्ट्रिक्ट्स में इस मेथी मेथी मतलब होता है एक तरीके से उपहार, ठीक है, तो वो उपहार लगा कर जाएगा। मतलब जैसे जूते छिपाई होती है ना कि अपने मतलब नॉर्मली राजस्थान में इन क्षेत्रों में जूते छिपाती है सालियाँ, तो जूते छिपाने पर उन कुछ उपहार दिया जाता है उनको, फिर वो जूते देती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर जो लड़का होगा वो पेड़ लगाएगा, ठीक है, जूते वापस लेने के लिए। तो ये ध्यान रखना है। अब ये मूवमेंट जो है एक कनाडा में भी बहुत फेमस हो गया फिर धीरे धीरे। उसके बाद में चिल्का बचाओ आंदोलन। चिल्का बचाओ आंदोलन क्या है? एशिया की सबसे बड़ी खारी झील है, खारे पानी की झील है चिल्का झील, ठीक है। चिल्का झील वाला जो एरिया है ना, ये एज ए वेटलैंड के रूप में है, ठीक है। रामसर साइट में भी चिल्का शामिल है, आपको पता ही है इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर कई सारे प्रवासी पक्षी आते हैं। यहाँ पर नॉर्मली जितनी भी प्रजातियाँ हैं वो यहाँ पर निवास करती है। बहुत ही अच्छी खासी वेटलैंड इस क्षेत्र में डेवलप है, ठीक है। ये गलत लिखा, चीते की व्यापारिक रूप से महत्वपूर्ण प्रजातियाँ यहाँ पर निवास करती है, नहीं, चीते नहीं, कई सारे पक्षियों की, है ना। तो 192 गांवों की आजीविका जो है वो इन्हीं पर टिकी हुई है। साथ ही कई सारी मत्स्य पालन के यहाँ पर क्षेत्र हैं। झींगा मछली यहाँ पर प्रॉपरली होती है और लोगों की एक प्रमुख आजीविका के रूप में भी काम करता है। 50,000 से ज़्यादा मछुआरे इस क्षेत्र पर डिपेंड है। तो 1986 में क्या हुआ कि JB पटनायक सरकार ने एक निर्णय लिया था कि चिल्का में 14,000 हेक्टेयर वाला जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र को, जहाँ पर झींगा मछली का उत्पादन होता था, उस क्षेत्र को टाटा और उड़ीसा सरकार एक जो है मिलकर एक डेवलप करेंगे। और यहाँ पर उड़ीसा सरकार ने टाटा को प्रदान कर दिया, मतलब वो क्षेत्र। तो लोगों ने इसका विरोध किया, विपक्षी पार्टी जनता दल ने भी इसका विरोध किया। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जनता दल सत्ता में आ गई इस चीज़ को लेके, और जैसे ही जनता दल 1989 में सत्ता में आ गई तो जनता दल ने लोगों को धोखा दे दिया। आंदोलन फिर से शुरू हो गया है, ठीक है। टाटा कंपनी को वापस से आमंत्रित कर लिया जनता दल ने और आंदोलन वापस से शुरू होता है। 1991 में फिर से आंदोलन शुरू हुआ। गोपीनाथपुर गांव में यह आंदोलन जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया। शुरुआत में छोटे मोटे लोग इसका विरोध कर रहे थे, लेकिन बाद में धीरे धीरे ये एक बड़े जन आंदोलन में कन्वर्ट हो गया था, ठीक है। फिर क्या हुआ था? फिर ये हुआ कि जन आंदोलन को देखते हुए उड़ीसा सरकार ने दिसंबर 1992 में टाटा को जो दिया गया पट्टा था उसको रद्द कर दिया और परंपरागत जो अधिकार थे लोगों के वो उनको प्रदान करवाए गए। तो इस तरीके से यह आंदोलन चिल्का बचाओ आंदोलन के रूप में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। 2011 में एक कार्यक्रम निशी विलेज है अपने वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में नागालैंड वाले इलाके में, और साथ ही निशी विलेज से तो शुरुआत होती है, लेकिन ये सबसे ज़्यादा प्रमुख रहा आपके अरुणाचल वाले प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में काफ़ी प्रसिद्ध रहा। अरुणाचल प्रदेश में क्या होता है, एक हॉर्नबिल नेस्ट अडप्टेशन प्रोग्राम चलाया जाता है। यानी कि उधर एक पक्षी है हॉर्नबिल करके, तो वो हॉर्नबिल पक्षी थोड़ा एंडेंजर्ड कैटेगरी में है। तो इस वजह से क्या है कि उसको बचाने के लिए सरकार ने काफ़ी प्रयास किए, मतलब राज्य सरकार ने। तो राज्य वन विभाग, प्रकृति संरक्षण फाउंडेशन और एक वहाँ का घोरा आभा समाज है, उसने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा वर्क किया। उन्होंने पाक्के टाइगर रिजर्व वाले क्षेत्र में हॉर्नबिल के जो घोंसले होते हैं उनकी रक्षा करने के लिए लोगों को धन प्रदान करने की शुरुआत हुई। यानी कि जो भी हॉर्नबिल के घोंसलों की रक्षा करेगा उसे धन दिया जाएगा, उन्हें सम्मानित किया जाएगा। तो ये आंदोलन काफ़ी प्रसिद्ध हो गया। मतलब वहाँ पर लोग जो थे इस मूवमेंट से जुड़ने लगे। कई लोग बिना पैसे के इस मूवमेंट से जुड़े, कई लोग अपने आजीविका संचालन के लिए इस मूवमेंट से जुड़ गए, ठीक है। तो ये कुछ समय पहले पाक्के टाइगर रिजर्व को श्रेष्ठ पर्यावरण संरक्षण का पुरस्कार भी दिया गया था। और इसके अलावा लोअर सुबनसिरी और हाथी नीति नामक जो क्षेत्र हैं, प्रबंधन समितियां हैं, उन्हें भी इस पुरस्कार से सम्मानित किया गया, ठीक है। उसके बाद में 2015 में 2015 में नहीं, 2018 में एक मूवमेंट और चलता है, लिविंग विद लेपर्ड प्रोजेक्ट। ये उत्तराखंड में चलता है। उत्तराखंड में जो लेपर्ड के संरक्षण के लिए राज्य सरकार कुछ गांवों को, जैसे स्पेशली टिहरी जिले के गांव जो हैं जहां पर लेपर्ड अच्छी मात्रा में पाए जाते हैं, उन्हें प्रमोट कर रही है कि वो किस तरीके से लेपर्ड से बच सकते हैं और लेपर्ड को ना मारे, मतलब उनके साथ कैसे जी सकते हैं, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है लोगों को। तो लिविंग विद द लेपर्ड प्रोजेक्ट करके एक बड़ा एक अच्छा खासा हमारे वो है प्रोजेक्ट। इसके अलावा राजस्थान का पीपलांतरी गांव जो है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए काफ़ी प्रसिद्ध हुआ।
यहाँ पर 2005 में एक सरपंच बने श्याम सुंदर पालीवाल। श्याम सुंदर पालीवाल ने क्या किया देखिए इस गांव में, कि इनकी बच्ची खत्म हो गई थी, तो उस बच्ची की याद में उन्होंने 111 पौधे लगाए। धीरे धीरे इसको एक मूवमेंट के रूप में उन्होंने बना दिया पूरे गांव में। अब जिन भी बच्चियों का जन्म होता, तो उन बच्चियों के जन्म पर 111 पौधे लगाने की शुरुआत हो गई। जब ये बच्चियां बड़ी होती तो धीरे धीरे इन पेड़ों के साथ उनको राखी बांधती, उन्हें भाई के रूप में पूजती। इस तरीके से पूजन के इस तरीके से और प्रथाओं से जोड़कर, और ये जो आंदोलन चला, आज आप देखोगे ये बहुत बड़ा क्षेत्र जो है ग्रीनरी से हरा, बिल्कुल एकदम पेड़ पौधों से हरा भरा हो चुका है। यहाँ पर कई अच्छी खासी जो प्रजातियां हैं जीवों की निवास करती है, और लोगों का टेम्परामेंट इन्हीं पेड़ों के प्रति इतना ज़्यादा डेडिकेट हो चुका है कि वो इनके संरक्षण के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। पहले ये जो क्षेत्र था, इस क्षेत्र में मार्बल की स्लरी डाल दी जाती थी उद्योग धंधों के द्वारा, और इस स्लरी की वजह से पेड़ पौधे तो थे नहीं, और वो बिल्कुल, और जो थे वो नष्ट हो गए। भूजल स्तर जो था, वो भूजल स्तर बिल्कुल ख़त्म हो गया, और आज इस क्षेत्र का भूजल स्तर भी बहुत अच्छा खासा डेवलप हो चुका है। ठीक है, तो ये है, तो डेनमार्क सरकार ने इस प्रोजेक्ट को अपनाया, अपने क्षेत्र में भी इसे लागू कर रखी है वो। तो ये पीपलांतरी गांव हमारे राजसमंद में पड़ता है, राजसमंद में पड़ता है ये पीपलांतरी गांव। ठीक है, चलिए, उसके अलावा अब एक जनजाति है मालधारी। वैसे तो हम जानते हैं कि सारी ही जनजातियां जो होती है, जैसे चाहे भील हो, चाहे सहरिया हो, चाहे गरासिया हो, अपने भी क्षेत्रों में, तो वो भील, सहरिया, गरासिया जनजातियां अपने प्रकृति के संरक्षण के लिए वो भी बहुत कुछ काम करती है। उनमें प्रकृति पूजा चलती है। जनरली जो भी जनजातियां होती है वो प्रकृति पूजक जनजातियां ही होती है। उन्हें इन आडंबरों से या मंदिरों में या मस्जिदों से इनसे कोई मतलब नहीं होता। तो एक मालधारी जनजाति है जो आपके गिर वन क्षेत्र जो है, वहाँ पर जूनागढ़ वाले इलाके में वहाँ पर पाई जाती है। मालधारी जनजाति स्पेशली चारागाह जनजाति है, जो इन क्षेत्रों में बकरियां चराने, भेड़ें चराने का काम करती है और अपना जीवन यापन करती है। पहले शहर क्या होते थे कि इन मालधारी जनजातियों के इन बकरियों को, इन जो भेड़ें होती थी या गाय भैंसे जो होती थी, उनको खा लेते थे, और इनसे उनकी पेट पूर्ति भी हो जाती थी। लेकिन बाद में सरकार ने क्या किया कि इन मालधारियों के जो अधिकार थे उनको छीन लिया, और इन्हें प्रतिबंधित कर दिया कि आप लोग जंगलों में नहीं जाओगे। मतलब जब से गिर अभ्यारण्य बना दिया गया, तो ये जंगलों में जाना करना बंद कर दिए। अब ये लोग तो जंगलों में जाना बंद कर दिए, तो इनकी बकरियां वगैरह, इनकी भेड़ें जो थी, ये जंगलों में ले जाना बंद हो गई। इनके बंद होने की वजह से पहली बात तो मालधारी जनजाति खुद सर्वाइवल को लेके काफ़ी ज़्यादा मतलब संघर्ष कर रही है। इसके अलावा वो जो गिर जाती थी उसकी भी संख्या में कंटिन्यूसली कमी आती गई, और अब सरकार इनको इनके अधिकार प्रदान कर रही है, और ताकि ये लोग जंगलों में चराने के लिए जा सकते हैं, ये सारे काम कर रही है। ठीक है, तो मालधारी जनजाति ध्यान रखना, गिर जो शहर हैं उनको बढ़ाने में इनका बहुत बड़ा योगदान था। फिर एक आता है जंगल बचाओ आंदोलन, जो झारखंड के सिंहभूम जिले में काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहता है। ये छोटा नागपुर डिवीजन वाला हिस्सा है। 1982 में सरकार ने एक वन नीति लेकर आई, और उस वन नीति में सरकार ने प्लान किया कि यहाँ पर पहले से ही जो प्राकृतिक साल वन थे, साल वृक्ष जो थे, उनको टीक वृक्षों से बदलना था। यानी कि साल वृक्षों को तो काटना है और टीक वृक्षों को लगाना है। लोगों को कहा गया कि जब आप इन टीक वृक्षों का यूज़ करोगे, इनको बेचेंगे अपन, तो काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा। तो सरकार ने एक तरीके से यूज़ किया, तो लोगों को मतलब मिसगाइड किया एनवायरनमेंट को लेके, और इकोनॉमी को उस पर प्रेफरेंस दी। इसको बोला जाता है राजनीतिक लोक लुभावनवाद का खेल, यानी कि ग्रीड गेम ऑफ पॉलिटिकल पॉपुलिज्म। ठीक है, ये जंगल बचाओ आंदोलन से जुड़ा हुआ है। उसके बाद में टिहरी बांध संघर्ष की बात आती है। टिहरी बांध संघर्ष 1980 से लेकर 1990 के बीच में टिहरी वाले क्षेत्र जो उत्तराखंड में पड़ता है, वहाँ पर ये काफ़ी ज़्यादा फेमस रहा, क्योंकि हुआ ये था कि यहाँ पर एक भागीरथी जो नदी है, उसकी एक सहायक नदी है भिलंगना। तो भिलंगना और भागीरथी जहाँ पर मिलती है, वहाँ पर टिहरी डैम बना हुआ है। तो इस टिहरी डैम को जब कंस्ट्रक्शन किया जा रहा था, उस दौरान लोग इसका विरोध कर रहे थे, क्योंकि एक तो उनके कई सारे गांव जा रहे थे, और इसके अलावा वहाँ की जो जैव विविधता है, क्योंकि पहाड़ी और जंगली क्षेत्रों में स्पेशली जैव विविधता होती है, तो वो जैव विविधता भी नष्ट हो रही थी।
आज आप टिहरी डैम वाले इलाके में देखोगे कई सारे गांव के गांव पानी के नीचे, क्योंकि डूब गए हैं सब लोगों को दूसरी जगह विस्थापित कर दिया है। साथ ही साथ ये बांध बनाने के का विरोध का एक बड़ा रीज़न और था कि पुनर्वास और ये सब तो थे ही, लेकिन ये जो टिहरी डैम था ये भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र में आता है। और भूकंपीय संवेदनशील क्षेत्र का मतलब है कि हमारा जो अभी हम भूकंप जोन बांट रखे हैं भारत के, उस भूकंप जोन में कैटेगरी 1 में शामिल है, मतलब तो काफ़ी डेंजर्ड कैटेगरी में है, बहुत ही सेंसिटिव कैटेगरी में है। और हिमालय वाला जो रीजन है वो नॉर्मली इसी क्षेत्र में आता है, तो ये भूकंप संवेदनशील क्षेत्र है, सेंसिटिव जोन है। इस वजह से लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। अगर मान लो कभी भूकंप की वजह से बांध टूट जाए तो कई सारे गांव और निपट जाएंगे, लेकिन फिर भी बांध बना। सुंदरलाल बहुगुणा आमरण अनशन पर बैठे। बाद में सरकार ने सुंदरलाल बहुगुणा को आश्वासन दिया और फिर उन्हें उपवास समाप्त करवाकर इस आंदोलन को खत्म कर दिया। एक आंदोलन है विजय जड़कारी के द्वारा संचालित किया गया बीज बचाओ आंदोलन, जो परंपरागत अनाज और उनके बीजों को संरक्षित करने के लिए एक बड़ा अभियान था। एक अपने राजस्थान के अलवर क्षेत्र में भैरव देव डाकव सोनचूरी, अच्छा सेंचुरी तो हम नॉर्मली बोलते हैं, लेकिन यहाँ लोग इसको सोनचूरी के रूप में बोल रहे हैं, इसलिए हमने सोनचूरी नाम लिखा है। भैरव देव डाकव सोनचूरी जो 5 गांव है यहाँ आसपास वाले, इनके निवासियों ने 1200 हेक्टेयर वन क्षेत्र है, उस वन क्षेत्र को सोनचूरी घोषित किया। और सोनचूरी घोषित करने के बाद में हम ये कह सकते हैं कि सेक्रेड ग्रूव्स जो होते हैं अपने, यानी कि पवित्र वन क्षेत्र जो होते हैं, उसके रूप में इसको घोषित किया। और वहाँ पर अपने कानून लगाए, अपने कानून बनाए, और अपने कानून बनाकर और बाहरी लोगों को वहाँ पर प्रवेश वर्जित किया, और वन्य जीवों की रक्षा के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। इसलिए ये भैरव देव डाकव सोनचूरी काफ़ी प्रसिद्ध है अपने अलवर वाले क्षेत्र में। इसकी प्रकृति पूजा के कारण ये आदिवासी समाज जो यहाँ पर रहते हैं उनको लेके भी ये सेक्रेड ग्रोव के रूप में इसको संरक्षित किया गया है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा। इस तरीके से ये कुछ मूवमेंट है जो प्रकृति को बचाने को लेकर काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध रहे। तो धन्यवाद सभी को क्लास अटेंड करने के लिए। बाकी और टॉपिक्स का डिस्कशन आगे करेंगे।